हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे लोग अच्छे ही होंगे। और मैं 2-4 दिनों से सेशन नहीं ले पा रहा था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, और बहुत सारे बच्चे का एग्ज़ाम हो भी गया है। जैसे 12th बोर्ड की जो एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में हुआ है, और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स किए होंगे और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि अभी भी बहुत सारे बच्चे जो अभी एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, बहुत सारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो 10th बोर्ड के लिए अपीयर होंगे, और कुछ बच्चे जो हैं सीबीएसई वाले, जो अभी सीबीएसई वाले अभी किन्हीं का भी एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे। 12th बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स, जो अभी बचे हुए स्टूडेंट्स जो अपीयर होने वाले हैं और बहुत ही जल्द आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, उन बच्चों के लिए मैं खास करके ये सेशन चला रहा हूँ। और कुछ बच्चे का कमेंट भी आया था कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवाया, तो मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको करवा देता हूँ कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। और बहुत सारा अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया है मुझे वीडियो पे, तो उन सारे बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज का जो ये सेशन फिर से मैं ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ आपके लिए, और आज मैं इस ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छे ढंग से मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। तो और बाकी के जो सेशन और भी जो मैं लेकर आने वाला हूँ, तो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में जो पूछा जाता है, तो मोस्टली जो सीबीएसई से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 10th में, और उनका जो 15 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, और शायद आपका फर्स्ट पेपर जो है साइंस या इंग्लिश का होगा, तो इंग्लिश का जो है पहला पेपर है आपका, और मैथमेटिक्स का सबसे लास्ट में है। तो मैं जो अभी कराने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, उसके बाद जो आने वाले सेशन जितने भी होंगे वो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट जो ट्रिगोमेट्री या फिर आपका ट्रायंगल, सर्कल, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम करा दूंगा, मैं कराऊंगा। और आज का ये सेशन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, तो ऑब्जेक्टिव का, और मैं जैसा कि मैं बताया था आपको कि अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इस बोर्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं लिख पाता, तो इसलिए आपको जो है ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि ये सेशन इसलिए मैं नहीं ले रहा कि मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आता, या फिर आप नहीं कैसे जल्दी करते हैं क्वेश्चंस को, कैसे आपको जल्दी किस तरीके से अप्रोच करेंगे किस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। क्योंकि आपको टाइम तो 3 ही घंटा मिलेगा ना, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं। तो ये ऑब्जेक्टिव सेशन जो है आपको 10th के लिए जो सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी स्कूल में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, और आपके लिए बहुत ही एनर्जेटिक सेशन मैं आज लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपका वो रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन में लिया हूं। चलिए सवाल को पढ़ लेते हैं। इफ ए बराबर 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4 एंड 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5, ये कहता है कि इसका HCF बताओ। तो आप रियल नंबर में आपने पढ़ा है कि HCF कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एलसीएम में मतलब कि कॉमन फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन विथ हाईएस्ट पावर एलसीएम देता है। लेकिन यहां पे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर यहां पे कॉमन दोनों में 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 है, तो एक ये हो गया है ना। उसके बाद हम एक चीज और मैं बता दूं कि जब भी कभी HCF की बात अगर
करा जाए तो आपको दिमाग में ये बात रखना है कि HCF में हमेशा छोटे नंबर के बारे में हम लोग सोचते हैं, और जब भी आपको कभी LCM का चर्चा करें क्वेश्चन में, तो LCM में बच्चों याद रखना है कि बड़ा नंबर आता है हमेशा। क्या आता है? बड़ा आता है। तो LCM में बड़ा आता है, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है? 3 का पावर 2, और इसमें दोनों में लोएस्ट पावर, मतलब मैं कॉमन फैक्टर ले रहा हूं जिसका लोएस्ट पावर है, तो 2 का पावर 2 लोएस्ट है, तो इसको मैंने लिया। उसके बाद 3 का पावर 3 एंड इंटू 3 का पावर 2, तो इसमें से कौन लेंगे हम लोग? 3 का पावर 2 को ले लेंगे, और यहां पे आपको जो है 5 मिल जाएगा कॉमन, मतलब लोएस्ट पावर से। अब इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 4 3 3 जा 9 एंड 5, तो 9 4 जा 36 एंड 36 5 जा 180। तो क्या आपको ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका सही जवाब। तो पहला सवाल हम लोग कर लिए। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल आपके लिए क्या है? ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 एंड -3। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये सवाल जो है कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो रूट्स आपको दिया हुआ है, पूछता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, तो कैसे? तो पहले तो ये याद होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स इनटू x और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां पे अल्फा के जगह पे 5 और बीटा के जगह पे -3 दिया हुआ है कि नहीं, तो यहां पे आप अल्फा के जगह पे 5 पुट कर देंगे, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा 5 और यहां पे बीटा का वैल्यू -3 और इंटू x, और ये हो जाएगा 5 इंटू -3। आपका जो पॉलिनोमियल बना, देखिए 5 में से 3 को अगर माइनस करते हैं आप तो क्या मिलेगा आपको? x स्क्वायर। जैसे यहाँ पे अगर देखें थोड़ा सा आप अगर, तो यहाँ पे देखिए घटाइएगा तो x स्क्वायर और माइनस इसको करिएगा तो हो जाएगा -2x और ये -15। तो क्या ये कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या? तो कहीं भी अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, जो कि मुझे दिख गया। आप लोग को दिखा या नहीं दिखा ये मुझे नहीं पता, बट दिख गया होगा आपको। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे इस क्वेश्चन का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए मैं बताया था कि एक्स स्क्वायर साइन अल्टरनेट चलता है ना, और सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने कर लिया बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके लिए क्या है? The system x minus 2y is equal to 3, 3x plus ky बराबर 1 has a unique solution only when k बराबर -6, k is not equal to -6, k बराबर 0, k not equal to 0। मैं 3 कंडीशन आपको लीनियर इक्वेशन में भी मैं बताया हूं। पहला इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा जो है इनकंसिस्टेंट और तीसरा जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये जो है जरा सा ऊपर से मैं रीच कर लेता हूं इसको, उसके बाद आपको जगह मिल जाएगा। तो चलिए 2 सवाल हम लोग कर लिए, तीसरा सवाल की ओर हम लोग बढ़ गए हैं। तो चलिए तीसरा सवाल जो है हम लोग करते हैं अभी। तो देखिए तीसरा सवाल जो है आपके लिए क्या है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए था कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, है ना। ये यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन था। ये क्या था? यूनिक सॉल्यूशन, है ना बच्चों। उसके बाद आपका जो है ये जो है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये जो था इनकंसिस्टेंट का कंडीशन है, इनकंसिस्टेंट का कंडीशन। और यहां पे जो है लास्ट कंडीशन जो है इनकंसिस्टेंट, है ना, ये वाला आपको जो है याद रखना है। और इसके बाद जो लास्ट कंडीशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन का तीनों बराबर होता है आपका, तो ये आपका c1 by c2 जो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ये होता है कंडीशन। तो ये आपको लगाना कौन सा कंडीशन है आपको ये डिसाइड करना होगा। तो आपको लगाना है पहला वाला कंडीशन, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन आपको याद रखने होंगे। आप इसको रट लीजिए 3 कंडीशन, इसी से हर बार जितने भी बार सवाल आया है आपके एग्जाम में इसी पॉइंट से आता है। तो यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात ये है इस क्वेश्चन का कि पहले आप इक्वेशन को लिख डालो। तो x माइनस 2y माइनस 3, है ना, और इसको बराबर में ही रहने दो, और उसके बाद 3x प्लस ky बराबर 1। अब देखिए कि a1 x का कोफिशिएंट होता है, b1 y का कोफिशिएंट होता है, a2 का कोफिशिएंट ये हुआ, b2 का ये हुआ। तो a1 बराबर क्या दिया हुआ है 1,
B1 बराबर क्या दिया हुआ है -2 और A2 बराबर क्या दिया हुआ है 3 और B2 बराबर क्या दिया हुआ है 1। अब ये कंडीशन को आप वेरीफाई करें तो A बराबर 1/3 नॉट इक्वल टू K भी होगा आपको शायद, हाँ B2 जो है आपका K है, K है तो यहाँ पे -2/K हो जाएगा। तो K को इधर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो K इज नॉट इक्वल टू -6। क्या आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख गया। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। तीसरा सवाल का जो सही जवाब हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसी तरीके से आप सवाल को बनाते रहें और देखते रहें हमारे सेशन को। और सबसे पहले इस तरीके का अपडेट के लिए हमारे चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही होगा, अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को। तो अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को आप सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और इस तरीके का कंटेंट आप हमेशा हमारे चैनल के साथ देखते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है ये सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? तो नेक्स्ट सवाल आपका जो है क्या है देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा सबसे अच्छे से। तो द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 8 मीटर एंड द एरिया ऑफ द फील्ड इज इतना। तो ब्रेथ पूछता है, ये तो आप सवाल कर ही डालोगे। कहता है कि लेंथ जो है ब्रेथ से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। मतलब कि अगर ब्रेथ अगर x है तो ये x प्लस 8 है। एक्सीडेड मतलब बढ़ रहा है और एरिया दोनों को क्या दिया हुआ है 240। तो इसमें ब्रेथ का वैल्यू पूछता है। तो एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है L इंटू बी। तो L इंटू बी मतलब L इंटू बी बराबर 240। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x प्लस 8 इंटू एक्स बराबर 240, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240। अब यहाँ पे आपका जो है ये सॉल्व कर देना है। तो आपको लगभग अगर इसका फैक्टर नहीं दिख रहा तो आप इस तरीके से इसको ब्रेक कर ले। 2 120 2 अब 60 हो गया आपका, 2 30 है ना। और आपको इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। 2 15 3 से आपका 5 बार में। तो क्या क्या ले सकते हैं हम लोग? आपका जो है 16 और ये हो गया आपका 15, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पे आपको जो है ये अगर 3 चौके 12 और 5 चौके 20, 12 और 20 तो एक्स स्क्वायर और प्लस 20x माइनस है ना 12x माइनस 240 ऐसा लेंगे। अब इसका फैक्टर निकाल लीजिए। तो फैक्टर निकालेंगे तो आपका क्या ही हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। मतलब कि x प्लस 20 यहाँ से माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 कॉमन। तो यहाँ पे आपका जो है ये जो हो जाएगा x प्लस 20। तो x प्लस 20 और x माइनस 12। तो यहां से x बराबर 12 होगा क्योंकि निगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, क्योंकि साइड कभी निगेटिव होगा नहीं। तो 12 अगर ये आ गया तो आपका क्या पूछता है ब्रेथ का वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। तो बहुत ही सुंदर सा सवाल और आसान सा सवाल था आपका, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम का था और इस तरीके का कई बार पूछ देता है। तो आपको ये सवाल हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सवाल को पढ़िए, जल्दी से पढ़िए सवाल। तो सवाल आपको जल्द पढ़ना है और उसके बाद जो है एपी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा सवाल मैं लिया हूं। तो देखिए सवाल, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी Sn दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 6n। अब पूछता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है a बराबर 6, b बराबर 9 एंड c बराबर 15 और d बराबर -3। Sn दिया हुआ है तो मैं बताया था कि Sn जो होता है वो सारे T1 T2 T3 का सम होता है। तो अगर पहला अगर मान लो कि ऐसा निकाले S1 तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1, मतलब यहाँ पे आपका आ गया 3 प्लस 6 9। S2 अगर यही T1 के बराबर हुआ आपका, और अगर S2 की बात करें तो 3 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 6 इंटू 2, मतलब कि 4 या 12
और ये 6 दूनी 12, मतलब कितना 24, ये T2 के बराबर होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटा दो बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 बराबर यहाँ पे 24 माइनस 9 कितना आ जाएगा 15, जो कि आपको दिखा आपको सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ, जो कि मुझे दिख गया, आपको भी दिख जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल था एपी का, क्योंकि मैं पहले भी डिस्कस किया हूं कि जितने भी सम होते हैं एपी में वो T1 T2 के ही सम होते हैं। तो S1 T1 के बराबर होगा, S2 T2 के बराबर होगा, Sn Tn के बराबर होगा कि नहीं। तो ये सारे के सम T1 T2 का ही तो ये देता है, तो ये सम दिया हुआ है तो उससे T1 निकाल लेंगे और T2 निकाल लेंगे, उससे कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि ट्रायंगल का सवाल है, थेल्स थ्योरम, जो कि हमेशा पूछता है थेल्स थ्योरम से आपका सवाल, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो थेल्स थ्योरम का है सवाल, चलिए करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए आइए सवाल को पढ़िए। ये दिया हुआ है D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, D ट्रायंगल ABC सच दैट D पैरेलल टू BC। आपका देखिए सवाल जो है, फिगर बना लेते हैं पहले। आपको ABC दिया हुआ है और D और E जो है इस साइड पे लिया गया है और ये पैरेलल कहता है ना। अब कहता है कि कुछ दिया हुआ है, वैल्यू आपको यूज करना है उसको, तो कैसे आप करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करके x का वैल्यू आपको तो निकाल ही लेना है, AD बाई DB। AD क्या दिया हुआ है आपका x और DB दिया हुआ x माइनस 2 और इसमें आपको x प्लस 2 दिया हुआ है और एक आपका x माइनस 1 दिया हुआ है। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई लाइन तीसरे साइड के, अगर कोई लाइन ड्रा इस तरीके से साइड पे कर रहे हैं आप, तो ये अगर पैरेलल है थर्ड साइड के, तो ये जो डिवाइड करेगा ये दोनों साइड को वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब कि AD बाई DB और AE बाई EC जो है बराबर हो जाएगा और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वहां आपको उसको क्या कर लेना है, आपको लिख देना है। तो x और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 और AE हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1। इसको आप सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला जो सवाल आपका है वो हम लोग करेंगे, क्योंकि ये थेल्स थ्योरम का है, आप सॉल्व कर लीजिएगा जरूर आपका आंसर और कमेंट सेक्शन में आप आंसर हमको बताइएगा कि क्या आया है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। जो यहां तक अभी जो सवाल जो भी आपको मैं बताया हूं, अगर उसमें आपको कोई भी डाउट अगर आता है तो जल्द ही आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, कभी भी कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। ये जो है सर्किल का सवाल है, अभी हम जस्ट डिस्कस करूंगा मैं। चलिए सवाल को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको है ना, यहां तक जो भी क्वेश्चन मैं बताया अभी तक मैं आपको बताया वो बच्चों आप बहुत ही अच्छे से ढंग से आप उसको वॉच करें वीडियो को और आप समझने का प्रयास करें किस तरीके से क्वेश्चन को सोचते हैं हम लोग। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 7 को, है ना। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जो कि राइट एंगल कहां बनाता है, B पे बनाता है। उसके बाद BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आपको दी गई है और आपको AB जो है 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया, राइट एंगल B पे है, ये आपको जो है इस तरीके से, इसमें जो है अंदर से सर्कल बनाया गया है, ये आपको कहता है। और एक का जो है क्या दिया हुआ है, रेडियस, इन रेडियस जो है ये रेडियस यही पूछ रहा है आपको क्या होगा R, जो कि आपका AB जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है
और BC जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसमें पूछता है R का वैल्यू क्या होगा। तो जरा बताओ कि राइट एंगल ट्रायंगल जब है तो इसका एरिया तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 इंटू BC मतलब बेस BC इंटू AB। अब ये जो एरिया निकालोगे तो यहां अगर मान लीजिए हम कोई पॉइंट ले लेते हैं D, E और F, तो ये भी इस पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं। अब जब परपेंडिकुलर हो गया तो ये जो एरिया दिया इसके अकॉर्डिंग ये पूरे ट्रायंगल का एरिया दिया, तो सर्किल के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, इसका पूरा एरिया किसके बराबर होगा। तो देख लीजिए यहां से ऐसे होगा कि 1/2, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर इसको हाइट मानते हैं इसको बेस, तो 1/2 BC इंटू OD हो जाएगा, फिर प्लस 1/2 इधर जो है 1/2 AC इंटू OE और फिर प्लस 1/2 इंटू AB इंटू OF। क्या यहां तक कोई दिक्कत है। अब रेडियस आपको दिया हुआ है, कैसे बनाएंगे, तो 1/2 BC का लेंथ 12 और इसका 5 दिया हुआ है, इसमें से क्या करेंगे कि ये तो R है, सब में R ही लेंगे रेडियस, तो यहां से 1/2 और ये जो है आपका वैल्यू ले लीजिए यहाँ पे BC इंटू R प्लस 1/2 इंटू AC इंटू R और प्लस 1/2 इंटू AB इंटू R, है ना, सब कॉमन दिया हुआ है, तो कॉमन जो है आपको वो आप कॉमन कर ले, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 60, यहाँ से 1/2 R कॉमन हो गया, AB प्लस BC प्लस CA। अब एक आपका परेशानी आया कि ये कैसे निकालोगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें देखिए कितने तरह का कंसेप्ट हम लोग यूज कर लिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लगाओ, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 और 25 169, तो 144 और 25 कितना हो जाएगा 169, और 169 का रूट निकालेंगे आप तो 13 आ जाएगा, AC का लेंथ 13 आ गया। तो अब आप सवाल को बना सकते हैं या नहीं, तो ये पाइथागोरस लग गया यहाँ पे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, हाइपोटेनस के बराबर होता है, तो यहां से आपका 13 इसका लेंथ आ गया। अब इसका जो है यहाँ पे ये 30 आया, इधर काट दीजिएगा 30 बार में, 1/2 इंटू R और AB का लेंथ आपको 5 दिया हुआ है, BC का 12 दिया हुआ है और उसका 13 दिया हुआ है, यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 60 हो जाएगा, और ये 12 और 5 17 और 3 20 और 10 30 R, तो ये R का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन में कहीं दिखता है आपको, क्या आपको दिख रहा है या नहीं, ऑप्शन नंबर B के साथ चले जाएंगे। तो इसमें कितने अच्छे जो है कंसेप्ट को मैंने यूज किया है, मतलब कि यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में सोचना था, रेडियस कैसे निकलेगा, तो रेडियस तो यही ना होगा, इससे सेंटर से मिलाने वाला लाइन जो है इसमें इस तरीके से आपको, है ना, तो यहां पे हम लोग क्या देखें कि एरिया का कंसेप्ट यूज किए और रेडियस और आपको जो है पेरीमीटर का भी, तो ये जो है सारा दोनों तरीके से हम लोग ये कंसेप्ट को यूज कर लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये बहुत ही अच्छा, और ये जो 7 नंबर सवाल है ये बहुत ही मतलब सब्जेक्टिव टाइप में बताया हूं ऑब्जेक्टिव को, तो इसको आपको जल्दीबाजी में वहां पे सोचना है, इतना आपको लिखना नहीं है ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए, समय बचाना है। ऑब्जेक्टिव मतलब बिना पेन उठाए कुछ क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर देना है। तो ये मैं जो अभी एक्सप्लेन किया इस तरीके से आपको एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं करना, आपको सिर्फ आंसर टिक कर देना है। तो कैसे, तो जल्दी जितना स्टेप को आप मतलब स्टेप को गायब करो, स्टेप गायब करके आप आंसर को लाओ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जो कि देखिए ये सवाल जो है कैसे हम लोग करेंगे। ये जो सवाल था क्वेश्चन नंबर 8 में इफ 4 cot थीटा बराबर 3 दिया हुआ है ना, और पूछता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पूछता है ना। तो cot थीटा बराबर 3/4 और यहाँ पे जो है इसका जो है P B/P होता है ना,
तो यहाँ पे h आपको, क्योंकि साइन और कॉस के बारे में पूछता है, तो h कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर कितना, 16 और 9 25, तो 25 का अगर रूट निकालेंगे तो 5 आया। अब साइन थीटा का वैल्यू लिख लीजिए, क्या होगा साइन थीटा का वैल्यू 4/5 और कॉस थीटा का वैल्यू 3/5, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 4/5 माइनस 3/5, 4/5 माइनस 3/5, यहाँ पे हो जाएगा 1/5 डायरेक्ट आपको लिखना है, और यहाँ पे आपको जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो है 4/5 माइनस 3/5 हो गया, और उसके बाद प्लस यहाँ पे 4 और 3 7/5, ये कटा, तो ये आपका आंसर आया 1/7। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको, कहीं भी, तो ये ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। अगला सवाल जो है आपका, अगला जो कि क्वेश्चन नंबर 9 और सेशन का लास्ट सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 10, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और चलिए ये सवाल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, तो मैं बता दूं कि जिन बच्चों को याद नहीं है, अभी भी मैं बता रहा हूं, साइन, कॉस और टैन, अगर ये 3 आपको याद है तो आपके बाकी के 3 जो है आपको याद होंगे। और मैं बताया था इसका ट्रिक कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये साइन p/h, कॉस b/h और टैन p/b, और बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इसका जस्ट रिवर्स होता है। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आपको याद होना चाहिए इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। मैं कितनी बार मैं डिस्कस किया हूं आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके लिए एक एरिया सेक्टर का सवाल है, तो अभी मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। चलिए आइए देखिए, सवाल को पढ़िए। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर, द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। कहता है कि लेंथ जो है मिनट हैंड का, मतलब रेडियस का वैल्यू जो है दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। मैं बता दूं कि एक बार जो रेडियस अगर पूरा कंप्लीट अगर उस रेडियस को मूव करें लोकस पे, तो टोटल जो एरिया बनता है पाई आर स्क्वायर, और आपको जो है और यहां पे पाई आर स्क्वायर जो है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे टोटल जो है एरिया अगर रेडियस को मूव करते हैं तो क्या होगा, तो यहां पे आपका जो है 60 मिनट टोटल जो है ये लगेगा पाई आर स्क्वायर। तो 1 मिनट में आपको जो है पाई आर स्क्वायर बाई 60 होगा कि नहीं। तो ये कहता है 10 मिनट्स में कितना होगा, तो 10 मिनट में कितना आ जाएगा, एरिया स्वैप्ट करेगा पूरा जो एक बार घूमेगा तो 60 मिनट, और 60 मिनट 1 मिनट बराबर पाई आर स्क्वायर बाई 60, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 60 इंटू 10। अब वैल्यू ले लीजिए, तो 10 6 का 60, और ये पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 तिया 21, कितना हो जाएगा। और ये जो है 10 6 का 60, नीचे 6 है तो 2 तिया 6, 7 तिया 21 और 11, कैसे आपका आ रहा है 1 मिनट, 10 6 का 60 हुआ ना, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 21 इंटू 21 और बटा 6, 7 तिया 21 और 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। 21 और 11 को अगर आप गुना करते हो तो 21 1 2
1 3 231 231 आपको जो है आपको आंसर में दिया हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, जो कि बहुत ही आसान सा सवाल एरिया सेक्टर का था कि एक बार में पूरा जो रेडियस के अलॉन्ग अगर आप मूव कराते हैं लोकस पे तो टोटल 60 मिनट में जो है कितना पाई आर स्क्वायर एरिया बनेगा। तो 1 मिनट का निकाल लीजिए पहले, तो पाई आर स्क्वायर बाई 60 और 10 मिनट में कितना हो जाएगा, तो इतना एरिया इंटू इतना कर देंगे। आपको कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट सवाल जो वॉल्यूम सरफेस एरिया का एक क्वेश्चन लिया हूं मैं। सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट द मोड, मतलब क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद जो है क्वेश्चन को डिस्कस मैं करूंगा। तो सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड कोनिकल ऑफ सेम रेडियस अबव इट ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल, देन द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड द स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट और क्या होता है सबसे पहले समझ लीजिए कि एक सॉलिड है इस तरीके का और इसके नीचे भी क्या बना हुआ है, हेमिस्फेरिकल पार्ट बना हुआ है ऐसा, ठीक है, हेमिस्फेरिकल पार्ट है और यहां भी इस तरीके से आपका जो है हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका, और एक इस पे कोन भी बनाया गया है ऐसा। तो इसको जो है हम लोग स्लेंट हाइट बोलते हैं, स्लेंट हाइट। और ये दो जो है आपको हेमिस्फेरिकल जो टॉप में भी है बॉटम में भी है, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये जो इसका एरिया अगर निकालते हैं इसका यहां से यहां तक का, तो सरफेस एरिया इसी का यही ना होगा ये पार्ट का, और ये स्लेंट हाइट है यहां से इसका जो है इस पे अगर परपेंडिकुलर, तो ये हाइट इसका होता है कोन का। तो एक इस तरीके का सॉलिड है और इसमें कहता है कि स्लेंट हाइट और रेडियस में क्या जो है रेशियो आएगा, और कहता है कि ये जो दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट है टॉप में और बॉटम में ये सॉलिड का, और एक कोनिकल जो है इस तरीके से बनाया गया है इसके ऊपर में, तो इसका पूछता है कि दोनों ही जो सरफेस एरिया है वो इक्वल होता है। तो सरफेस एरिया का बात कर रहा है तो बाहर से ही कर रहा होगा, और ये जो है इसका कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है ना। तो और ये जो कर्व सरफेस एरिया इसमें तो इस तरीके से यहां पे निकालेंगे ये, क्योंकि कह रहा है कि द सरफेस एरियाज ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल, देन द रेशियो ऑफ मतलब सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल है तो उसका सरफेस एरिया दोनों का मिलाकर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है पाई आर एल होता है। तो यहां से आपका जो है पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर खत्म, तो हमको क्या कहता है रेडियस और स्लेंट हाइट, तो आर बाई एल बराबर 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। तो इस सवाल में क्या था कि सॉलिड एक है जिसका एट द बॉटम में भी सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड कोनिकल ऑफ द सेम रेडियस अबव इट इफ द सरफेस एरिया। तो ये जो है इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे ये कोनिकल है, तो यहां भी एक एरिया बना और यहां भी, तो ये जो दोनों का सरफेस एरिया बना वो 2 पाई आर स्क्वायर बना, ये इसका और इसका सरफेस एरिया ले लिए, मतलब पाई आर स्क्वायर यहां से भी और यहां से भी इसका सरफेस एरिया ले लिए। सरफेस एरिया का एरिया ऐसे ही निकलेगा आपको, है ना। और ऐसे भी आप अगर जोड़ते हैं पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 पाई आर, क्योंकि दो को इस तरीके से एक बॉटम में बना और एक अगर जब कोन बना रहे हैं आप तो इस तरीके से यहां भी बनेगा आपका, है ना। तो यहां बनेगा तो दोनों का सरफेस एरिया जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और इसका कर्व सरफेस एरिया यही दोनों में स्लेंट हाइट इसको कहते हैं, ये वाले को स्लेंट हाइट कहा जाता है। तो दोनों में आपको रेशियो पूछ रहा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल, तो यहां से आपका जो है कट गया है, पाई से पाई कटा, आर से एक आर कट गया, तो एल बाई आर। क्या पूछ रहा है, रेडियस एंड स्लेंट हाइट। हाँ, तो रेडियस इधर है तो आर बाई एल पूछ रहा था, तो ये आपका रेशियो रिक्वायर्ड रेशियो आ गया। तो ये सवाल 10 का 10 सवाल बहुत ही सुंदर सा सवाल है, और आप इस सेशन को वॉच करें और
हमारे सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर सेशन ऐसा चाहते हैं आप हमारे चैनल के साथ, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को। उसके बाद हमारे चैनल से हर तरह का अपडेट आप लेते रहे। तो आज के लिए मेरे सेशन में इतना ही, और मैं उन सारे बच्चों को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बहुत ही सुंदर ढंग से आप तैयारी कर रहे हैं और करते रहे। और मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप लोग सारे लोगों का मार्क्स जो है बहुत ही अच्छा आएगा, जो कि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा आप करने जा रहे हो और बाकी के सब्जेक्ट भी आपके बहुत अच्छे जाएं, मैं ऐसा कामना करता हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर से मैं कुछ अलग अंदाज में मैं दिखूंगा और अलग अंदाज के साथ मैं क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।